Catch a chill. Catch chill इसका अर्थ है सर्दी लग जाना या ठंड लग जाना। इस फ्रेज का उपयोग तब होता है जब कोई व्यक्ति ठंड के कारण बीमार पड़ जाता है, खासकर सर्दी या बुखार जैसी बीमारियों के संदर्भ में। फर्स्ट एग्जाम्पल, मेक श्योर टू वियर कोट और यूल कैच चिल। इसका मतलब है कोट पहनना सुनिश्चित करें, नहीं तो आपको ठंड लग जाएगी। सेकंड एग्जाम्पल, शी कॉट चिल व्हाइल हाइकिंग इन द माउंटेन्स विदाउट प्रॉपर क्लोथिंग। इसका मतलब है उसे पर्वतों में बिना उचित कपड़ों के ट्रेकिंग करते समय ठंड लग गई। Spring. स्प्रिंग एक नाउन और वर्ब दोनों हो सकता है और इसके कई अर्थ होते हैं। नाउन के रूप में स्प्रिंग का अर्थ है वसंत ऋतु या झरना। यह शब्द तब उपयोग होता है जब हम 4 मौसमों में से एक वसंत ऋतु की बात करते हैं, जो सर्दी के बाद और गर्मी से पहले आता है। इसके अलावा स्प्रिंग का अर्थ झरना भी होता है, जहां से पानी प्राकृतिक रूप से जमीन से बाहर निकलता है। वर्ब के रूप में स्प्रिंग का अर्थ है उछलना या फुर्ती से कुछ करना। यह शब्द तब उपयोग होता है जब कोई व्यक्ति या वस्तु अचानक तेजी से उछलती है या फुर्ती से कोई क्रिया करती है। Examples for spring as a noun. फर्स्ट एग्जाम्पल, स्प्रिंग इज माई फेवरेट सीजन बिकॉज ऑफ द ब्लूमिंग फ्लावर्स। इसका मतलब है वसंत मेरा पसंदीदा मौसम है क्योंकि इस समय फूल खिलते हैं। सेकंड एग्जाम्पल, वी फाउंड अ नेचुरल स्प्रिंग इन द माउंटेन्स वेयर फ्रेश वाटर वॉज फ्लोइंग। इसका मतलब है हमने पहाड़ों में एक प्राकृतिक झरना पाया जहां ताजा पानी बह रहा था। Examples for spring as a verb. फर्स्ट एग्जाम्पल, द कैट स्प्रैंग ऑन टू द टेबल टू कैच द माउस। इसका मतलब है बिल्ली चूहे को पकड़ने के लिए मेज पर उछल पड़ी। सेकंड एग्जाम्पल, ही स्प्रैंग इनटू एक्शन व्हेन ही हर्ड द अलार्म। इसका मतलब है जैसे ही उसने अलार्म सुना वह तुरंत हरकत में आ गया। यहाँ स्प्रैंग का मतलब है तुरंत और फुर्ती से कुछ करना। Insist. इंसिस्ट एक वर्ब है जिसका अर्थ है जोर देना या आग्रह करना। Insist की 3 verb forms हैं. Insist, insisted, insisted. इंसिस्ट का उपयोग तब होता है जब कोई व्यक्ति किसी चीज पर जोर देकर उसे मानने या करने की बात करता है, चाहे दूसरे लोग सहमत हों या नहीं। यह शब्द अक्सर दृढ़ता और आग्रह को दर्शाता है। फर्स्ट एग्जाम्पल, शी इंसिस्टेड दैट द प्रोजेक्ट बी कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ द वीक। इसका मतलब है उसने जोर देकर कहा कि परियोजना इस सप्ताह के अंत तक पूरी होनी चाहिए। सेकंड एग्जाम्पल, द टीचर इंसिस्टेड दैट ऑल होमवर्क बी सबमिटेड ऑन टाइम। इसका मतलब है शिक्षक ने जोर देकर कहा कि सभी गृह कार्य समय पर जमा किया जाए। Stubborn. स्टबर्न एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है जिद्दी या हठी। इस शब्द का उपयोग तब किया जाता है जब कोई व्यक्ति अपनी बात या राय पर अडिग रहता है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। फर्स्ट एग्जाम्पल, डिस्पाइट द चैलेंजेस हिज स्टबर्न डिटर्मिनेशन हेल्प्ड हिम सक्सीड। इसका मतलब है चुनौतियों के बावजूद उसके हठी निश्चय ने उसे सफल होने में मदद की। सेकंड एग्जाम्पल, हर स्टबर्न एटीट्यूड मेड इट डिफिकल्ट टू वर्क विद हर ऑन दी प्रोजेक्ट। इसका मतलब है उसके जिद्दी रवैये ने प्रोजेक्ट पर उसके साथ काम करना मुश्किल बना दिया। Stubbornness. Stubbornness. एक नाउन है जिसका अर्थ होता है हठ या जिद। यह शब्द उस प्रवृत्ति या गुण को दर्शाता है जब कोई व्यक्ति अपने विचारों या निर्णयों पर अडिग रहता है, भले ही उसे समझौता करने या बदलने की जरूरत हो। First example. His stubbornness prevented him from seeing other points of view. इसका मतलब है उसकी जिद ने उसे दूसरे दृष्टिकोण देखने से रोका। Second example, the stubbornness of the Capulets led to the tragic conflict in the story. इसका मतलब होता है कैपुलेट्स की जिद ने कहानी में त्रासदीपूर्ण संघर्ष को जन्म दिया। Scorch. स्कोच एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है झुलसाना या जलाना। इसकी verb forms हैं. Scorch, scorched, scorched. यह शब्द तब यूज होता है जब कोई वस्तु जल जाती है या उस पर जले के निशान बन जाते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, द वाइंड ऑफ हेट्रेड स्कॉच्ड आवर लैंड्स। इसका मतलब होता है नफरत की हवा ने हमारे देश को झुलसा दिया। सेकंड एग्जाम्पल, द इंटेंस हीट स्कॉच्ड द ग्रास एंड टर्न्ड इट ब्राउन।
इसका मतलब है तीव्र गर्मी ने घास को झुलसा दिया और उसे भूरा कर दिया। Immemorial. इमेमोरियल एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है अत्यंत प्राचीन या स्मृति से परे। यह शब्द उस समय या घटना को दर्शाता है जो इतनी पुरानी है कि उसकी शुरुआत का कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं है। First example. Two families had been fighting since time immemorial. इसका मतलब होता है दो परिवार प्राचीन काल से लड़ रहे थे। Second example. The practice has been followed since time immemorial. इसका मतलब है यह प्रथा अत्यंत प्राचीन समय से चली आ रही है। एनमिटी एक नाउन है जिसका अर्थ होता है शत्रुता या दुश्मनी। यह शब्द उन स्थितियों का वर्णन करता है जहां दो व्यक्ति, समूह या देश एक दूसरे के खिलाफ गहरी नफरत या विरोध रखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, दी लॉन्ग स्टैंडिंग एनमिटी बिटवीन दी टू फैमिलीज लेड टू मैनी कॉन्फ्लिक्ट्स। इसका मतलब है दोनों परिवारों के बीच की लंबे समय से चली आ रही दुश्मनी ने कई संघर्षों को जन्म दिया। सेकंड एग्जाम्पल, enmity between the two nations has prevented them from cooperating on important issues. इसका मतलब है दो राष्ट्रों के बीच की दुश्मनी ने उन्हें महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहयोग करने से रोका है। फ्यूड एक नाउन है जिसका अर्थ होता है लंबा चलने वाला विवाद या झगड़ा। यह शब्द ऐसे विवाद को दर्शाता है जो बहुत समय से चला आ रहा है और अक्सर पीढ़ियों तक चल सकता है, खासकर परिवारों, समूहों या संगठनों के बीच। फर्स्ट एग्जाम्पल, दी फ्यूड बिटवीन दी टू फैमिलीज लास्टेड फॉर डेकेड्स, कॉजिंग ग्रेट टेंशन इन द कम्युनिटी। इसका मतलब होता है दो परिवारों के बीच का विवाद दशकों तक चलता रहा, जिससे समुदाय में बहुत तनाव पैदा हुआ। Second example. The ongoing feud between the two neighboring countries has resulted in numerous conflicts. इसका मतलब होता है दो पड़ोसी देशों के बीच चल रहे विवाद ने कई संघर्षों को जन्म दिया है। प्रोविजन एक नाउन है जिसका अर्थ होता है प्रावधान या व्यवस्था। फर्स्ट एग्जाम्पल, द लॉ इंक्लूड्स प्रोविजंस टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर राइट्स। इसका मतलब है कानून में उपभोक्ता अधिकारों की सुरक्षा के लिए प्रावधान शामिल है। सेकंड एग्जाम्पल, पेरेंट्स मस्ट मेक फाइनेंशियल प्रोविजंस फॉर देयर चिल्ड्रंस एजुकेशन। इसका मतलब है माता पिता को अपने बच्चों की शिक्षा के लिए वित्तीय व्यवस्था करनी चाहिए। प्रोविजन का एक और मतलब होता है सामान या आवश्यक चीजें। यह शब्द उन वस्तुओं या संसाधनों को दर्शाता है जो किसी कार्य को पूरा करने या किसी स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक होते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल इज, वी डिस्ट्रॉयड देयर प्रोविजंस टू वीकन देयर डिफेंसेस। इसका मतलब होता है हमने उनकी आवश्यक चीजें नष्ट कर दी ताकि उनकी सुरक्षा कमजोर हो जाए। यहाँ प्रोविजन का मतलब है आवश्यक सामान या संसाधन। सेकंड एग्जाम्पल इज, दी आर्मीज प्रोविजंस वर रनिंग लो, कॉजिंग कंसर्न अमंग दी सोल्जर्स। इसका मतलब होता है सेना की आवश्यक चीजें कम हो रही थीं, जिससे सैनिकों में चिंता फैल रही थी। यहाँ प्रोविजन का मतलब है जरूरी वस्तुएं या सामग्री। गेट यूज्ड टू एक फ्रेजल वर्ब है जिसका अर्थ होता है आदी हो जाना या अभ्यस्त होना। इसका प्रयोग तब किया जाता है जब कोई व्यक्ति किसी नई स्थिति या परिस्थिति के साथ सहज हो जाता है और उसे स्वाभाविक रूप से स्वीकार कर लेता है। फर्स्ट एग्जाम्पल, यू विल गेट यूज्ड टू द क्लाइमेट हियर आफ्टर फ्यू मंथ्स। इसका मतलब है कुछ महीनों के बाद आप यहाँ की जलवायु के आदी हो जाएंगे। सेकंड एग्जाम्पल, शी गॉट यूज्ड टू वेकिंग अप अर्ली फॉर हर मॉर्निंग रन। इसका मतलब है उसे सुबह की दौड़ के लिए जल्दी उठने की आदत हो गई। फीड एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है खिलाना या भोजन देना। इसकी 3 वर्ब फॉर्म्स है, फीड, फेड, फेड। यह शब्द तब प्रयोग होता है जब किसी जीव को खाना दिया जाता है या किसी प्रक्रिया को निरंतर इनपुट प्रदान किया जाता है। फर्स्ट एग्जाम्पल, एवरी मॉर्निंग शी फीड्स हर डॉग बिफोर लीविंग फॉर वर्क। इसका मतलब है हर सुबह वह काम पर जाने से पहले अपने कुत्ते को खाना खिलाती है। सेकंड एग्जाम्पल, वी हैड ग्रोन अप इन हेट्रेड, दे हैड फेड इट टू अस इन आवर मदर्स मिल्क। इसका मतलब होता है हम नफरत में पले बड़े थे, उन्होंने इसे हमें हमारी माँ के दूध में ही पिला दिया था। मर्सी
एक नाउन है जिसका अर्थ होता है दया या कृपा। यह शब्द उस भावना या व्यवहार को दर्शाता है जब कोई व्यक्ति दूसरों के प्रति कोमलता और क्षमा दिखाता है, खासकर जब उसे सजा देने या कठोरता दिखाने की शक्ति हो। फर्स्ट एग्जाम्पल, द जज शोड मर्सी एंड रिड्यूस द सेंटेंस। इसका मतलब है न्यायाधीश ने दया दिखाई और सजा कम कर दी। सेकंड एग्जाम्पल, हर मर्सी टुवर्ड्स द स्ट्रे एनिमल्स इज वेल नोन इन द कम्युनिटी। इसका मतलब है समुदाय में उसकी आवारा जानवरों के प्रति दया के लिए अच्छी पहचान है। Fall behind. फॉल बिहाइंड एक फ्रेजल वर्ब है जिसका अर्थ होता है पीछे छूट जाना या पिछड़ जाना। फेल बिहाइंड, फॉल बिहाइंड का पास्ट टेंस है। यह वाक्यांश तब प्रयोग किया जाता है जब कोई व्यक्ति या चीज अपने समूह, समय रेखा या उम्मीदों से पिछड़ जाती है। फर्स्ट एग्जाम्पल, he started to fall behind in his studies due to his part-time job. इसका मतलब है उसकी पार्ट टाइम नौकरी के कारण उसकी पढ़ाई में वह पिछड़ने लगा। सेकंड एग्जाम्पल, ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज वी फेल बिहाइंड आवर कॉम्पिटिटर्स इन द मार्केट। इसका मतलब होता है संसाधनों की कमी के कारण हम बाजार में अपने प्रतिस्पर्धियों से पीछे रह गए। Get away with. गेट अवे विद एक फ्रेजल वर्ब है जिसका अर्थ होता है बच निकलना या बिना सजा के बच जाना। यह वाक्यांश तब प्रयोग किया जाता है जब कोई व्यक्ति किसी गलत काम को करने के बावजूद सजा या नकारात्मक परिणामों से बच निकलता है। फर्स्ट एग्जाम्पल, he thought he could cheat on the test and get away with it. इसका मतलब है उसने सोचा कि वह परीक्षा में नकल करके बच निकल सकता है। सेकंड एग्जाम्पल, you let them get away with that without so much as giving them a scratch. इसका मतलब होता है तुमने उन्हें बिना कोई खरोंच दिए उस काम के साथ बच निकलने दिया। यहाँ गेट अवे विद का मतलब है बिना सजा के बच निकलना। Ruin. रूइन एक वर्ब और एक नाउन दोनों हो सकता है। वर्ब के रूप में इसका अर्थ होता है बर्बाद करना या नष्ट करना, और नाउन के रूप में इसका अर्थ होता है खंडहर या बर्बादी। यह शब्द तब प्रयोग होता है जब कुछ पूरी तरह से नष्ट हो जाता है या जब कोई स्थान या इमारत इतनी अधिक क्षतिग्रस्त हो जाती है कि उसका मूल रूप खो जाता है। फर्स्ट एग्जाम्पल, दी फ्लड रूइन मेनी होम्स इन द एरिया। इसका मतलब है बाढ़ ने उस क्षेत्र में कई घरों को बर्बाद कर दिया। सेकंड एग्जाम्पल, हिज करियर वॉज रूइंड आफ्टर द स्कैंडल। इसका मतलब है घोटाले के बाद उसका करियर बर्बाद हो गया। वाउंड, वाउंड एक नाउन और एक वर्ब दोनों हो सकता है। जब यह नाउन के रूप में प्रयोग होता है तब इसका अर्थ होता है घाव या चोट, और जब यह वर्ब के रूप में प्रयोग होता है तब इसका अर्थ होता है घायल करना या चोट पहुंचाना। यह शब्द तब प्रयोग होता है जब किसी व्यक्ति के शरीर को बाहरी तत्वों या हिंसक क्रियाओं से नुकसान पहुंचता है। First example, he received a deep wound during the battle. इसका मतलब है उसे लड़ाई के दौरान एक गहरा घाव लगा। सेकंड एग्जाम्पल, द डॉक्टर केयरफुली ट्रीटेड द वाउंड टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। इसका मतलब है डॉक्टर ने संक्रमण से बचने के लिए घाव का ध्यान से इलाज किया। Afraid. अफ्रेड एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है डरा हुआ या भयभीत। यह शब्द तब प्रयोग होता है जब किसी व्यक्ति को किसी चीज, स्थिति या परिणाम से डर लगता है। फर्स्ट एग्जाम्पल, शी वॉज अफ्रेड ऑफ द डार्क एंड ऑलवेज स्लेप्ट विद द लाइट ऑन। इसका मतलब है उसे अंधेरे से डर लगता था और वह हमेशा रोशनी जलाकर सोती थी। Second example, he was afraid to speak up during the meeting. इसका मतलब है वह मीटिंग के दौरान बोलने से डर रहा था। बैंडिट, बैंडिट एक नाउन है जिसका अर्थ होता है डाकू या लुटेरा। यह शब्द उस व्यक्ति को दर्शाता है जो चोरी या लूटपाट में लिप्त होता है, अक्सर हिंसक तरीके से। फर्स्ट एग्जाम्पल, लोकल पुलिस आर ऑन हाई अलर्ट आफ्टर सेवरल बैंडिट साइटिंग्स इन द एरिया। इसका मतलब है क्षेत्र में कई डाकुओं के देखे जाने के बाद स्थानीय पुलिस हाई अलर्ट पर है। सेकंड एग्जाम्पल, हिस्टोरिकली बैंडिट्स वर कॉमन इन रिमोट एरियाज वेयर लॉ एनफोर्समेंट वॉज वीक। इसका मतलब है ऐतिहासिक रूप से डाकू उन दूरदराज के क्षेत्रों में आम थे जहां कानून का पालन कमजोर था। स्वाइन, स्वाइन
एक नाउन है जिसका अर्थ होता है सूअर। यह शब्द विशेष रूप से सूअर की प्रजाति को दर्शाता है और आमतौर पर कृषि या पशुपालन के संदर्भ में प्रयोग होता है। हालांकि अनौपचारिक या आलोचनात्मक भाषा में स्वाइन का उपयोग कभी कभी किसी व्यक्ति के लिए भी किया जाता है जिसे बहुत ही घृणित या लालची माना जाता है। इस संदर्भ में यह शब्द नेगेटिव सेंस में प्रयोग होता है। फर्स्ट एग्जाम्पल, फार्मर्स रेज स्वाइन फॉर मीट प्रोडक्शन। इसका मतलब है किसान मांस उत्पादन के लिए सूअर पालते हैं। Second example. He called the corrupt politician a swine for his greedy actions. इसका मतलब है उसने लालची कार्यों के लिए भ्रष्ट राजनीतिज्ञ को सूअर कहा। Carry on. कैरी ऑन एक फ्रेजल वर्ब है जिसका अर्थ होता है जारी रखना या चालू रखना। यह वाक्यांश तब प्रयोग किया जाता है जब किसी गतिविधि या कार्य को बिना रुके या बाधित हुए निरंतर जारी रखा जाता है। कैरी ऑन का प्रयोग अक्सर पॉजिटिव या एनकरेजिंग सेंस में होता है, खासकर जब किसी को उत्साहित करने या हौसला बढ़ाने के लिए कहा जाता है। First example. Despite the difficulties, they told him to carry on with his work. इसका मतलब है मुश्किलों के बावजूद उन्होंने उसे अपना काम जारी रखने को कहा। Second example. Carry on with your presentation, we are listening. इसका मतलब है अपनी प्रस्तुति जारी रखो, हम सुन रहे हैं। बियर एक नाउन और एक वर्ब दोनों हो सकता है। जब यह नाउन के रूप में प्रयोग होता है तब इसका अर्थ होता है भालू। जब यह वर्ब के रूप में प्रयोग होता है तब इसका अर्थ होता है सहन करना या धारण करना, जैसे कि किसी भार या जिम्मेदारी को उठाना। Bear की verb forms है bear, bore, born. Bear as noun. First example. Bears are known for their strength and agility in the wild. इसका मतलब है जंगल में भालू अपनी ताकत और चुस्ती के लिए जाने जाते हैं। Bear as a verb. First example. She has borne the responsibility of her family with great courage. इसका मतलब है उसने अपने परिवार की जिम्मेदारी बड़ी हिम्मत से निभाई है। Second example. The witness bore testimony to the events he saw. इसका मतलब है गवाह ने उन घटनाओं की गवाही दी जो उसने देखी। बॉल एक नाउन है। बॉल का मतलब होता है गेंद या नृत्य समारोह। यह शब्द आमतौर पर एक गोल वस्तु को संदर्भित करता है जिसे खेलों में इस्तेमाल किया जाता है या एक विशेष प्रकार के सामाजिक इवेंट को भी दर्शाता है। फर्स्ट एग्जाम्पल, वेल कैंसल द बॉल, वी कांट अफोर्ड इट। इसका मतलब होता है ठीक है, नृत्य समारोह को रद्द कर दो, हम उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। यहाँ बॉल का मतलब है एक नृत्य समारोह या सामाजिक इवेंट जिसे रद्द करना पड़ रहा है। Second example. The children gathered at the park to play ball. इसका मतलब है बच्चे गेंद खेलने के लिए पार्क में इकट्ठे हुए। Contrary एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है विपरीत या उल्टा। Contrary का उपयोग किसी विचार, स्थिति या व्यवहार के प्रति विरोधाभास को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। फर्स्ट एग्जाम्पल, हर ओपिनियंस आर ऑफन कॉन्ट्ररी टू माइन। इसका मतलब है उसकी राय अक्सर मेरी राय के विपरीत होती है। सेकंड एग्जाम्पल, ऑन द कॉन्ट्ररी, आई बिलीव दैट वी शुड इन्वेस्ट मोर इन एजुकेशन। इसका मतलब है इसके विपरीत मेरा मानना है कि हमें शिक्षा में और अधिक निवेश करना चाहिए। लैविश एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है भव्य या शानदार। यह शब्द तब प्रयोग किया जाता है जब कुछ अत्यधिक खर्चीला या बहुत ही उदारतापूर्ण तरीके से किया जाता है, खासकर धन या संसाधनों के संदर्भ में। फर्स्ट एग्जाम्पल, ही इज नोन फॉर हिज लैविश लाइफस्टाइल एंड एक्सपेंसिव टेस्ट्स। इसका मतलब है वह अपनी भव्य जीवन शैली और महंगी पसंद के लिए जाना जाता है। सेकंड एग्जाम्पल, द होटल रूम वॉज डेकोरेटेड इन लैविश स्टाइल विद गोल्ड एंड सिल्क। इसका मतलब होता है होटल का कमरा सोने और रेशम से भव्य शैली में सजाया गया था। यहाँ लाविश का मतलब है अत्यधिक शानदार और समृद्ध। पुट ऑन एक फ्रेजल वर्ब है जिसका उपयोग विभिन्न संदर्भों में होता है और इसके कई अर्थ हो सकते हैं। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। 1. To wear something.
जब आप किसी कपड़े, जूते, आभूषण आदि को अपने शरीर पर पहनते हैं, तब पुट ऑन का उपयोग होता है। First example, she put on her coat before leaving the house. इसका मतलब है घर से निकलने से पहले उसने अपना कोट पहन लिया। Second example, he put on his shoes quickly. इसका मतलब है उसने जल्दी से अपने जूते पहन लिए। To gain weight. जब आप वजन बढ़ाते हैं तो इस संदर्भ में पुट ऑन का उपयोग होता है। First example, I've put on a few pounds during the holidays. इसका मतलब है छुट्टियों के दौरान मेरा वजन कुछ बढ़ गया है। Second example, he has put on weight since he started working from home. इसका मतलब है जब से वह घर से काम कर रहा है उसका वजन बढ़ गया है। 3. To start something, especially a show or event. जब आप कोई शो, प्रोग्राम या इवेंट शुरू करते हैं तो पुट ऑन का उपयोग होता है। First examples, they are putting on a play at the local theater. इसका मतलब है वे स्थानीय थिएटर में एक नाटक का आयोजन कर रहे हैं। Second example, the band put on a great performance last night. इसका मतलब है बैंड ने कल रात एक शानदार प्रदर्शन किया। Third example, on the contrary, we need to put on the most lavish ball. इसका मतलब होता है इसके विपरीत हमें सबसे भव्य नृत्य समारोह आयोजित करने की आवश्यकता है। यहाँ पुट ऑन का मतलब है आयोजित करना। For, to pretend or act. जब कोई व्यक्ति किसी स्थिति को नाटक के रूप में प्रस्तुत करता है या कुछ दिखावा करता है तो पुट ऑन का उपयोग होता है। First example, she put on a smile even though she was upset. इसका मतलब है वह नाराज होने के बावजूद मुस्कुराई। 5. To apply something. पुट ऑन का उपयोग तब होता है जब आप किसी चीज को अप्लाई करते हैं, जैसे कि मेकअप, क्रीम आदि। First example, she put on some makeup before going out. इसका मतलब है बाहर जाने से पहले उसने कुछ मेकअप लगाया। Second example, he put on sunscreen before heading to the beach. इसका मतलब है समुद्र तट पर जाने से पहले उसने सनस्क्रीन लगाया। Even though एक conjunction है। Even though का मतलब होता है हालांकि या यद्यपि। यह शब्द तब इस्तेमाल होता है जब हम दो विपरीत विचारों या परिस्थितियों को जोड़ते हैं, यह दर्शाते हुए कि एक चीज दूसरी चीज के बावजूद हो रही है। First example is, even though we had limited budget, we decided to put on the most lavish ball. इसका मतलब होता है हालांकि हमारे पास सीमित बजट था, हमने सबसे भव्य नृत्य समारोह आयोजित करने का निर्णय लिया। Ally. Ally एक नाउन है। Ally का मतलब होता है मित्र या सहयोगी। यह शब्द उन व्यक्तियों, समूहों या देशों का संदर्भ देता है जो एक साझा उद्देश्य के लिए मिलकर काम करते हैं। First example, during the war, several countries came together as allies to defeat the common enemy. इसका मतलब है युद्ध के दौरान कई देश सामान्य दुश्मन को हराने के लिए सहयोगी के रूप में एक साथ आए। Lose face. Lose face एक idiom है। Lose face का मतलब होता है अपना मान खोना या अपनी प्रतिष्ठा खोना। यह इडियम तब इस्तेमाल होता है जब किसी व्यक्ति की सामाजिक या पेशेवर स्थिति को नुकसान पहुंचता है और वह शर्मिंदगी का सामना करता है। First example, we cannot lose face with Count Paris. इसका मतलब होता है हम काउंट पेरिस के सामने अपना मान नहीं खो सकते। Second example, he lost face in front of his colleagues after his mistake was revealed. इसका मतलब है उसकी गलती के पता चलने के बाद उसने अपने सहकर्मियों के सामने इज्जत खो दी। Go off एक बहुउपयोगी फ्रेजल वर्ब है जिसका कई अलग अलग संदर्भों में उपयोग होता है। इसका अर्थ वाक्य के संदर्भ पर निर्भर करता है। यहाँ go off के सभी संभावित उपयोगों को विस्तार से समझाया गया है। 1. To stop functioning suddenly. जब कोई उपकरण, मशीन या लाइट अचानक काम करना बंद कर देती है। First example, the lights went off during the storm. इसका मतलब है तूफान के दौरान लाइट अचानक बंद हो गई। Second example, my phone went off because the battery died. इसका मतलब है
मेरा फोन बंद हो गया क्योंकि बैटरी खत्म हो गई। To explode. जब कोई बम, आतिशबाजी या अन्य विस्फोटक पदार्थ फट जाता है। First example. The bomb went off near the market. इसका मतलब है बम बाजार के पास फट गया। 3. To start ringing, usually for alarms. जब कोई अलार्म, घड़ी या अन्य चेतावनी उपकरण बजने लगता है। First example. The alarm went off at 6 a.m. इसका मतलब है अलार्म सुबह 6 बजे बजा। Second example. Her phone alarm goes off every morning to wake her up. इसका मतलब है उसका फोन अलार्म उसे जगाने के लिए हर सुबह बजता है। For. To become spoiled, especially for food. जब कोई खाद्य पदार्थ खराब हो जाता है और खाने योग्य नहीं रहता। First example. The milk has gone off, we need to buy a new carton. इसका मतलब है दूध खराब हो गया है, हमें नया पैकेट खरीदना होगा। Second example. Don't eat that fish, it smells like it's gone off. इसका मतलब है वह मछली मत खाओ, ऐसा लगता है कि वह खराब हो गई है। 5. To lose interest in something or someone. जब कोई व्यक्ति किसी चीज या व्यक्ति में रुचि खो देता है। First example. He went off chocolate after eating too much of it. इसका मतलब है ज्यादा चॉकलेट खाने के बाद उसकी चॉकलेट में रुचि खत्म हो गई। Second example. She went off her favorite TV show after the first season. इसका मतलब है पहले सीजन के बाद उसकी अपने पसंदीदा टीवी शो में रुचि खत्म हो गई। 6. To suddenly become angry or start acting or speaking suddenly. जब कोई व्यक्ति अचानक गुस्से में आकर बोलने या प्रतिक्रिया देने लगता है। First example. He went off on a rant about the poor service at the restaurant. इसका मतलब है वह रेस्टोरेंट की खराब सेवा के बारे में गुस्से में बड़बड़ाने लगा। Second example. She went off at him for being late. इसका मतलब है वह उस पर देर से आने के लिए गुस्से में चिल्लाई। 7. To happen as planned, usually for events. जब कोई घटना, जैसे शादी या पार्टी, बिना किसी समस्या के सफलतापूर्वक आयोजित होती है। First example. The wedding went off without a hitch. इसका मतलब है शादी बिना किसी परेशानी के सफलतापूर्वक हुई। Second example. The conference went off as scheduled. इसका मतलब है सम्मेलन निर्धारित समय के अनुसार हुआ। 8. To fire, especially for guns. जब कोई बंदूक या हथियार अचानक चल जाता है। First example. The gun went off accidentally. इसका मतलब है बंदूक गलती से चल गई। Second example. The hunter's rifle went off when he was cleaning it. इसका मतलब है शिकारी की राइफल तब चल गई जब वह उसे साफ कर रहा था। 9. To degrade in quality. जब किसी चीज की गुणवत्ता, विशेषकर कार्य या प्रदर्शन, में गिरावट आती है। First example. His work has gone off since he got a new job. इसका मतलब है जब से उसे नई नौकरी मिली है, उसके काम की गुणवत्ता में गिरावट आई है। 10. To begin or commence at a specific time. जब कोई कार्यक्रम या क्रिया एक निश्चित समय पर शुरू होती है। First example. The meeting went off at 3 p.m. as planned. इसका मतलब है बैठक दोपहर 3 बजे निर्धारित समय पर शुरू हुई। एजिटेट। एजिटेट एक वर्ब है जिसका अर्थ है उत्तेजित करना, चिंतित करना या व्याकुल करना। Agitate की 3 verb forms हैं। Agitate, agitated, agitated. यह शब्द तब यूज होता है जब कोई व्यक्ति या समूह किसी स्थिति, घटना या विचार से उत्तेजित हो जाता है या व्याकुल हो जाता है। एजिटेटेड एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है उत्तेजित, चिंतित या व्याकुल। यह शब्द तब प्रयोग होता है जब कोई व्यक्ति मानसिक या भावनात्मक रूप से अशांत या बेचैन होता है, खासकर किसी तनावपूर्ण या परेशान करने वाली स्थिति के कारण। फर्स्ट एग्जाम्पल, शी इज मोर एजिटेटेड देन द डेविल हिमसेल्फ। इसका मतलब होता है वह खुद शैतान से भी अधिक उत्तेजित है। यहाँ एजिटेटेड का मतलब है बहुत ज्यादा उत्तेजित या परेशान होना। सेकेंड एग्जाम्पल, द न्यूज ऑफ द सडन स्टॉर्म लेफ्ट एवरीवन एजिटेटेड। इसका मतलब होता है अचानक आए तूफान की खबर ने सभी को परेशान कर दिया। थर्ड एग्जाम्पल, हिज एजिटेटेड बिहेवियर वरीड हिज फ्रेंड्स।
इसका मतलब है उसका व्याकुल व्यवहार उसके दोस्तों को चिंता में डाल गया। ऑफ यू गो एक बहुउपयोगी इनफॉर्मल फ्रेज है जिसे विभिन्न संदर्भों में उपयोग किया जा सकता है। इसका अर्थ संदर्भ के अनुसार बदल सकता है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। 1. Permission to leave. जब किसी व्यक्ति को जाने की अनुमति दी जाती है, खासकर जब उसने अपना काम पूरा कर लिया हो या जब उसे किसी काम के लिए जाने की जरूरत हो। First example. You've finished your homework? Off you go, enjoy your playtime. इसका मतलब होता है तुमने अपना होमवर्क पूरा कर लिया, अब तुम जा सकते हो, अपने खेलने का समय एंजॉय करो। Second example. The doctor has given you your prescription. Off you go. इसका मतलब होता है डॉक्टर ने तुम्हें तुम्हारी दवा लिख दी है, अब तुम जा सकते हो। 2. Encouragement to start something. जब किसी व्यक्ति को कुछ शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जैसे कि कोई काम, खेल या गतिविधि। First example. You have everything you need. Off you go and get that project done. इसका मतलब होता है तुम्हारे पास सब कुछ है, अब तुम शुरू कर सकते हो और वह प्रोजेक्ट पूरा कर लो। Second example. Off you go, show them what you've got. इसका मतलब होता है अब तुम जा सकते हो, उन्हें दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो। 3. Sending someone away in a friendly manner. जब किसी को सहजता से और दोस्ताना अंदाज में किसी जगह से जाने के लिए कहा जाता है, जैसे कि जब वे जाने के लिए तैयार हों। First example. The bus is here. Off you go, have a safe trip. इसका मतलब होता है बस आ गई है, जाओ, सुरक्षित यात्रा करना। Second example. Off you go, I'll take care of things here. इसका मतलब होता है तुम जा सकते हो, मैं यहाँ का ख्याल रखूंगा। 4. Command or instruction. जब किसी व्यक्ति को किसी काम को करने के लिए कहा जाता है, यह एक अनौपचारिक आदेश हो सकता है, जैसे कि कोई काम करने के लिए कहा जा रहा हो। First example. Off you go, fetch the ball. इसका मतलब होता है जाओ, गेंद लेकर आओ। Second example. Off you go, clean your room before dinner. इसका मतलब होता है जाओ, डिनर से पहले अपना कमरा साफ करो। 5. Allowing departure after conversation or meeting. जब किसी बैठक या बातचीत के बाद किसी को जाने की अनुमति दी जाती है। First example. We've discussed everything. Off you go and remember what we talked about. इसका मतलब होता है हमने सब कुछ चर्चा कर ली है, जाओ और याद रखना हमने क्या बात की थी। Second example. Off you go, see you at the next meeting. इसका मतलब होता है तुम जा सकते हो, अगली बैठक में मिलते हैं। 6. Dismissing someone lightly. जब किसी को हल्के फुल्के तरीके से विदा किया जाता है, जैसे कि कोई बात मजाक में कहने के बाद। First example. Off you go, you know what to do. इसका मतलब होता है जाओ, तुम जानते हो क्या करना है। Second example. Off you go, you're free for the day. इसका मतलब होता है जाओ, तुम आज के लिए फ्री हो। 7. Allowing children to play or start an activity. जब बच्चों को खेलने या किसी गतिविधि को शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। First example. Off you go, kids, have fun. इसका मतलब होता है जाओ बच्चों, मजे करो। Second example. The playground is open. Off you go. इसका मतलब होता है खेल का मैदान खुला है, जाओ। Conclusion. ऑफ यू गो एक इनफॉर्मल फ्रेज है जिसका हिंदी में अर्थ होता है अब तुम जाओ या जाओ, शुरू करो। इसका प्रयोग तब किया जाता है जब किसी को किसी कार्य को शुरू करने, किसी स्थान से जाने या किसी काम को जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यह फ्रेज अक्सर हल्के और मित्रतापूर्ण अंदाज में उपयोग किया जाता है। Going out of my mind. Going out of my mind एक इडियोमैटिक एक्सप्रेशन है जिसका अर्थ होता है पागल हो रहा हूँ या दिमाग से बाहर हो रहा हूँ। इसका प्रयोग तब किया जाता है जब कोई व्यक्ति अत्यधिक तनाव, चिंता या उलझन के कारण मानसिक रूप से अस्थिर महसूस करता है। फर्स्ट एग्जाम्पल,
I am going out of my mind here. इसका मतलब होता है मैं यहाँ पागल हो रहा हूँ। यहाँ going out of my mind का मतलब है मानसिक रूप से परेशान होना या असहज महसूस करना। Second example. After searching for hours, I'm going out of my mind trying to find my lost keys. इसका मतलब है घंटों खोजने के बाद अपनी खोई हुई चाबियां ढूंढते हुए मैं पागल हो रहा हूँ। फस। फस एक नाउन और वर्ब दोनों के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका अर्थ होता है हंगामा, शोर शराबा या व्यर्थ की चिंता। इसकी 3 वर्ब फॉर्म्स है फस, फस्ट, फस्ट। यह शब्द तब प्रयोग होता है जब कोई व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर बहुत अधिक चिंता करता है या अनावश्यक रूप से चीजों को बड़ा बना देता है। As a noun, first example, there was a lot of fuss over the wedding preparations. इसका मतलब होता है शादी की तैयारियों को लेकर बहुत हंगामा हो रहा था। Second example, why would I be making all this fuss otherwise? इसका मतलब होता है अगर नहीं तो मैं इतना हंगामा क्यों कर रहा होता। As a verb, first example, he fussed over every detail of the party. इसका मतलब होता है उसने पार्टी के हर विवरण को लेकर हंगामा किया। Second example, don't fuss over minor issues. इसका मतलब होता है छोटी छोटी समस्याओं पर चिंता मत करो। Beside. Beside एक प्रीपोजिशन है जिसका अर्थ होता है के बगल में या के पास। इसका उपयोग तब किया जाता है जब किसी वस्तु या व्यक्ति का स्थान या स्थिति किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति के करीब या बगल में होता है। First example, she sat beside her friend during the movie. इसका मतलब है वह फिल्म के दौरान अपनी दोस्त के पास बैठी। Second example, the lamp is placed beside the bed. इसका मतलब है लैम्प बिस्तर के बगल में रखा गया है। Besides. Besides एक प्रीपोजिशन और एडवर्ब दोनों के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका अर्थ होता है इसके अलावा या साथ ही। इसका उपयोग तब किया जाता है जब किसी बात या वस्तु के अतिरिक्त कुछ और जोड़ा जाता है। Besides का प्रयोग आमतौर पर अतिरिक्त जानकारी या विकल्प देने के लिए किया जाता है। प्रीपोजिशन के रूप में First example, besides the main course, they also served a variety of desserts. इसका मतलब है मुख्य भोजन के अलावा उन्होंने कई तरह के मिठाई भी परोसी। एडवर्ब के रूप में First example, she doesn't want to go to the party, and besides, she has other plans. इसका मतलब है वह पार्टी में नहीं जाना चाहती और इसके अलावा उसके अन्य योजनाएं भी है। Second example, there were several people at the meeting besides the usual members. इसका हिंदी में मतलब है साधारण सदस्यों के अलावा बैठक में कई और लोग भी थे। Beside और besides दोनों शब्द अंग्रेजी में काफी मिलते जुलते हैं, लेकिन उनके मतलब काफी अलग है। Admire एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है प्रशंसा करना या सराहना करना। यह शब्द तब प्रयोग होता है जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति, वस्तु या गुण की प्रशंसा करता है और उसे पसंद करता है। First example, I really admire her dedication to her work. इसका मतलब है मैं वास्तव में उसके काम के प्रति उसकी समर्पण की प्रशंसा करता हूँ। Second example, they admire the beautiful sunset over the ocean. इसका मतलब है उन्होंने समुद्र के ऊपर सुंदर सूर्यास्त की सराहना की। Spare एक बहुउपयोगी शब्द है जो विभिन्न संदर्भों में नाउन, वर्ब और एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल होता है। इसके विभिन्न अर्थ और उपयोग हो सकते हैं। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। 1. As a verb, to give something extra. जब आप किसी को कुछ अतिरिक्त प्रदान करते हैं, जैसे समय, पैसा या संसाधन। First example, can you spare a few minutes to talk? इसका मतलब है क्या आप बात करने के लिए कुछ मिनट निकाल सकते हैं। Second example, she spared some money for charity. इसका मतलब है उसने दान के लिए कुछ पैसे दिए। To save someone from something unpleasant. जब आप किसी को किसी कठिनाई, दर्द या परेशानी से बचाते हैं। First example, the doctor spared him from unnecessary pain. इसका मतलब है डॉक्टर ने उसे अनावश्यक दर्द से बचा लिया। Second example, please spare me the details. Just tell me the result. इसका मतलब है
कृपया मुझे विवरण से बचाए, बस मुझे परिणाम बताए। To avoid harm. जब आप किसी को नुकसान से बचाते हैं, खासकर किसी खतरनाक स्थिति से। फर्स्ट एग्जाम्पल, ही स्पेयर्ड द चाइल्ड फ्रॉम द एक्सीडेंट। इसका मतलब है उसने बच्चे को दुर्घटना से बचा लिया। सेकंड एग्जाम्पल, दी सोल्जर स्पेयर्ड द विलेज ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट। इसका मतलब है सैनिकों ने संघर्ष के दौरान गांव को बचा लिया। To not harm or kill. जब किसी को जानबूझकर हानि या मृत्यु से बचाया जाता है। फर्स्ट एग्जाम्पल, द किंग डिसाइडेड टू स्पेयर द प्रिजनर्स लाइफ। इसका मतलब है राजा ने कैदी की जान बख्शने का फैसला किया। Second example, they spared the city from destruction. इसका मतलब है उन्होंने शहर को विनाश से बचा लिया। To use economically or frugally. कम खर्ची से। जब कुछ सावधानी से या सीमित मात्रा में उपयोग किया जाता है। फर्स्ट एग्जाम्पल, वी मस्ट स्पेयर आवर रिसोर्सेज फॉर द फ्यूचर। इसका मतलब है हमें भविष्य के लिए अपने संसाधनों का संरक्षण करना चाहिए। सेकंड एग्जाम्पल, शी स्पेयर्ड नो एफर्ट इन कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट। इसका मतलब है उसने परियोजना को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। To as a noun, something extra. जब स्पेयर का उपयोग किसी अतिरिक्त वस्तु के लिए किया जाता है। फर्स्ट एग्जाम्पल, डू यू हैव स्पेयर की? इसका मतलब है क्या तुम्हारे पास अतिरिक्त चाबी है? सेकंड एग्जाम्पल, आई ऑलवेज कैरी स्पेयर टायर इन माई कार। इसका मतलब है मैं हमेशा अपनी कार में एक अतिरिक्त टायर रखता हूँ। An extra part or replacement. किसी उपकरण का अतिरिक्त हिस्सा जो जरूरत पड़ने पर उपयोग किया जा सकता है। फर्स्ट एग्जाम्पल, द मैकेनिक हैड स्पेयर पार्ट फॉर द कार। इसका मतलब है मैकेनिक के पास कार के लिए एक अतिरिक्त हिस्सा था। सेकंड एग्जाम्पल, मेक श्योर यू हैव स्पेयर बैटरी फॉर द कैमरा। इसका मतलब है सुनिश्चित करें कि आपके पास कैमरे के लिए अतिरिक्त बैटरी है। A bowling term. बॉलिंग एक खेल है जिसमें खिलाड़ी पिंस को गिराने की कोशिश करते हैं। इसमें स्पेयर का अर्थ 2 प्रयासों में सभी पिंस को गिरा देना होता है। जब एक खिलाड़ी पहली ही गेंद फर्स्ट रोल में सभी 10 पिंस को गिरा देता है तो इसे स्ट्राइक कहा जाता है। बॉलिंग में स्पेयर तब होता है जब एक खिलाड़ी 2 प्रयासों में सभी पिंस को गिरा देता है। फर्स्ट एग्जाम्पल्स, ही स्कोर्ड स्पेयर इन दी फाइनल फ्रेम। इसका मतलब है उसने अंतिम फ्रेम में एक स्पेयर बनाया। सेकंड एग्जाम्पल, गेटिंग स्पेयर इज गुड बट अ स्ट्राइक इज बेटर। इसका मतलब है स्पेयर बनाना अच्छा है लेकिन स्ट्राइक बेहतर है। 3. As an adjective, extra or available. जब स्पेयर का उपयोग किसी अतिरिक्त या उपलब्ध वस्तु के रूप में होता है। फर्स्ट एग्जाम्पल, आई हैव अ स्पेयर रूम इफ यू वांट टू स्टे ओवर। इसका मतलब है मेरे पास एक अतिरिक्त कमरा है अगर तुम रुकना चाहते हो। सेकंड एग्जाम्पल, डू यू हैव एनी स्पेयर चेंज। इसका मतलब है क्या तुम्हारे पास कुछ अतिरिक्त पैसे है? Kept in reserve. कुछ जो आवश्यकता पड़ने पर उपयोग किया जा सकता है। फर्स्ट एग्जाम्पल, शी कीप्स अ स्पेयर सेट ऑफ क्लोथ्स इन हर कार। इसका मतलब है वह अपनी कार में एक अतिरिक्त कपड़े का सेट रखती है। सेकंड एग्जाम्पल, वी हैव स्पेयर टायर इन केस ऑफ इमरजेंसीज। इसका मतलब है हमारे पास आपात स्थिति के लिए एक अतिरिक्त टायर है। Lean or minimalist, पतला या न्यूनतम। जब कुछ बहुत सरल, पतला या आवश्यक से अधिक नहीं होता। फर्स्ट एग्जाम्पल, द डिजाइन ऑफ द रूम वॉज स्पेयर बट एलिगेंट। इसका मतलब है कमरे का डिजाइन सरल लेकिन सुरुचिपूर्ण था। सेकंड एग्जाम्पल, हिज राइटिंग स्टाइल इज स्पेयर विद नो अननेसेसरी डिटेल्स। इसका मतलब है उसकी लेखन शैली न्यूनतम है बिना किसी अनावश्यक विवरण के। 4. इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस, मुहावरे के रूप में उपयोग। Spare no effort. कोई कसर न छोड़ना। किसी कार्य को पूरा करने के लिए पूरी कोशिश करना। फर्स्ट एग्जाम्पल, द टीम स्पेयर्ड नो एफर्ट टू विन द चैंपियनशिप। इसका मतलब है टीम ने चैंपियनशिप जीतने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। Spare someone's feelings. किसी व्यक्ति की भावनाओं को चोट पहुंचाए बिना सच्चाई को प्रस्तुत करना। First example, she spared his feelings by not telling him the harsh truth. इसका मतलब है उसने उसे कठोर सच्चाई न बताकर उसकी भावनाओं को बचा लिया। Summons for an audience. समन्स फॉर एन ऑडियंस का मतलब होता है
एक सभा या दर्शन के लिए बुलाना। यह वाक्यांश तब प्रयोग किया जाता है जब किसी उच्च पदस्थ व्यक्ति, जैसे कि राजा, रानी या कोई महत्वपूर्ण अधिकारी, किसी व्यक्ति को औपचारिक मुलाकात या बातचीत के लिए बुलाता है। फर्स्ट एग्जाम्पल, द किंग समन्स यू फॉर एन ऑडियंस टुमारो मॉर्निंग। इसका मतलब है, राजा आपको कल सुबह दर्शन के लिए बुलाते हैं। Second example. The CEO of the company has summoned you for an audience to discuss the new project. इसका मतलब है, कंपनी के सीईओ ने आपको नए प्रोजेक्ट पर चर्चा करने के लिए बुलाया है। रिबेल एक नाउन और वर्ब दोनों के रूप में प्रयोग होता है। इसका अर्थ होता है विद्रोही एज नाउन और विद्रोह करना एज वर्ब। इस शब्द का प्रयोग तब किया जाता है जब कोई व्यक्ति या समूह किसी सत्ता, नियम या परंपरा के खिलाफ विद्रोह करता है या उसका विरोध करता है। एज नाउन, फर्स्ट एग्जाम्पल, द रिबेल्स फॉट अगेंस्ट द ऑप्रेसिव गवर्नमेंट। इसका मतलब है, विद्रोहियों ने दमनकारी सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी। As a verb, इसकी verb forms है rebel, rebelled, rebelled. First example, the citizens rebelled against the unfair laws imposed by the government. इसका मतलब है, नागरिकों ने सरकार द्वारा लगाए गए अनुचित कानूनों के खिलाफ विद्रोह किया। Second example, teenagers often rebel against their parents' rules. इसका मतलब है, टीनेजर्स अक्सर अपने माता पिता के नियमों के खिलाफ विद्रोह करते हैं। Stain. स्टेन एक नाउन और वर्ब दोनों के रूप में प्रयोग होता है। इसका हिंदी में अर्थ होता है दाग एज नाउन और दाग लगाना एज अ वर्ब। यह शब्द तब प्रयोग होता है जब किसी वस्तु पर अवांछित रंग या मार्क लग जाता है जिसे हटाना मुश्किल होता है। As a noun, first example, there is a stain on my shirt from spilled coffee. इसका मतलब है, मेरी शर्ट पर गिरी हुई कॉफी से एक दाग है। As a verb, इसकी verb forms है stain, stained, stained. First example, your hatred for one another has stained these lands with blood. इसका मतलब होता है, एक दूसरे के प्रति तुम्हारी नफरत ने इन जमीनों को खून से रंग दिया है। Second example, I accidentally stained the tablecloth while painting. इसका मतलब है, पेंटिंग करते समय मैंने गलती से मेजपोश पर दाग लगा दिया। Up till now. Up till now एक फ्रेज है जिसका अर्थ होता है अब तक या इस समय तक। इस वाक्यांश का उपयोग तब किया जाता है जब हम किसी ऐसी चीज का जिक्र कर रहे होते हैं जो अभी तक जारी है या किसी प्रक्रिया या घटना का वर्णन कर रहे होते हैं जो इस समय तक हो चुकी है। फर्स्ट एग्जाम्पल, अप टिल नाउ आई हैव कंप्लीटेड हाफ ऑफ द प्रोजेक्ट। इसका मतलब है, अब तक मैंने प्रोजेक्ट का आधा हिस्सा पूरा कर लिया है। सेकेंड एग्जाम्पल, शी हैड नेवर ट्रैवल्ड आउटसाइड हर कंट्री अप टिल नाउ। इसका मतलब है, अब तक उसने अपने देश के बाहर कभी यात्रा नहीं की थी। Havoc. हैवॉक एक नाउन है जिसका अर्थ होता है विनाश, तबाही या अराजकता। इस शब्द का प्रयोग तब किया जाता है जब कोई घटना, स्थिति या व्यक्ति बहुत अधिक नुकसान, अशांति या अव्यवस्था पैदा करता है। फर्स्ट एग्जाम्पल, यू विल ब्रिंग हैवॉक अपॉन दीज लैंड्स। इसका मतलब होता है, तुम इन जमीनों पर विनाश लाओगे। सेकेंड एग्जाम्पल, द हैकर्स क्रिएटेड हैवॉक बाय डिसरप्टिंग द कंपनीज नेटवर्क। इसका मतलब है, हैकर्स ने कंपनी के नेटवर्क को बाधित करके अराजकता पैदा कर दी। अक्यूज। अक्यूज एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है आरोप लगाना या दोषी ठहराना। इस शब्द का प्रयोग तब किया जाता है जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति पर गलत काम करने या अपराध करने का आरोप लगाता है। Verb forms. Accuse, accused, accused. फर्स्ट एग्जाम्पल, शी वॉज अक्यूज्ड ऑफ स्टीलिंग द मनी। इसका मतलब है, उस पर पैसे चोरी करने का आरोप लगाया गया। सेकेंड एग्जाम्पल, ही अक्यूज्ड हिज कोलीग ऑफ लाइंग ड्यूरिंग द मीटिंग। इसका मतलब है, उसने अपने सहकर्मी पर मीटिंग के दौरान झूठ बोलने का आरोप लगाया। Bastard. बास्टर्ड एक नाउन है जिसका अर्थ होता है अवैध संतान या हरामी। इस शब्द का ऐतिहासिक रूप से उपयोग उन बच्चों के लिए किया जाता था जिसके माता पिता विवाह बंधन में नहीं थे। हालांकि आधुनिक संदर्भ में यह अक्सर एक अपमानजनक शब्द के रूप में उपयोग होता है
और यह किसी व्यक्ति को नीचा दिखाने के लिए या उन्हें अप्रिय या अनैतिक बताने के लिए किया जाता है। फर्स्ट एग्जाम्पल, हाउ डेयर दिस बास्टर्ड अक्यूज माई सन। इसका मतलब होता है, इस दुष्ट व्यक्ति ने मेरे बेटे पर आरोप लगाने की हिम्मत कैसे की। सेकंड एग्जाम्पल, ही कॉल्ड मैन अ बास्टर्ड फॉर बिट्रेइंग हिज ट्रस्ट। इसका मतलब है, उसने उस व्यक्ति को उसका भरोसा तोड़ने के लिए हरामी कहा। petty, पेटी एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है तुच्छ, छोटा मोटा या महत्वहीन। इस शब्द का उपयोग उन चीजों, मुद्दों या व्यक्तियों को वर्णित करने के लिए किया जाता है जिनका महत्व या मूल्य बहुत कम होता है या जो छोटी छोटी बातों में उलझे रहते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, स्टॉप वरिंग अबाउट सच पेटी इश्यूज। इसका मतलब होता है, ऐसे तुच्छ मुद्दों के बारे में चिंता करना बंद करो। सेकंड एग्जाम्पल, ही वॉज अक्यूज्ड ऑफ कमिटिंग पेटी थेफ्ट्स। इसका मतलब होता है, उस पर छोटी मोटी चोरी करने का आरोप लगाया गया था। quarrel, क्वारल एक नाउन और वर्ब दोनों के रूप में प्रयोग होता है। इसका अर्थ होता है झगड़ा एज नाउन और झगड़ना एज वर्ब। इस शब्द का उपयोग तब किया जाता है जब दो या अधिक लोग किसी मुद्दे पर विवाद करते हैं या आपस में असहमति के कारण बहस में उलझ जाते हैं। एज नाउन, फर्स्ट एग्जाम्पल, आई हैव हैड इनफ ऑफ योर पेटी क्वारल्स। इसका मतलब होता है, मैं तुम्हारे तुच्छ झगड़ों से थक गया हूँ। सेकंड एग्जाम्पल, द क्वारल बिटवीन द नेबर्स डिस्टर्ब द एंटायर कम्युनिटी। इसका मतलब है, पड़ोसियों के बीच का झगड़ा पूरे समुदाय को परेशान कर गया। as a verb, verb forms, quarrel, quarrelled, quarrelled. Quarrelled is commonly used in British English. Quarrelled is more common in American English. In India, the spelling quarrelled is more commonly used. फर्स्ट एग्जाम्पल, दे क्वारल्ड अबाउट हु शुड डू द डिशेज। इसका मतलब है, वे बर्तन कौन धोएगा, इस बात पर झगड़ पड़े। सेकंड एग्जाम्पल, शी ऑफन क्वारल्ड विद हर ब्रदर ओवर स्मॉल इश्यूज। इसका मतलब है, वह अक्सर अपने भाई के साथ छोटी छोटी बातों पर झगड़ती थी। Truce, ट्रूस एक नाउन है जिसका अर्थ होता है अस्थायी युद्ध विराम या संघर्ष विराम। इस शब्द का उपयोग तब किया जाता है जब दो या अधिक पक्ष जो पहले लड़ाई या विवाद में शामिल थे, अस्थायी रूप से शांति स्थापित करने के लिए सहमत होते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, आफ्टर वीक्स ऑफ इंटेंस फाइटिंग द टू कंट्रीज अग्रीड टू ट्रूस। इसका मतलब है, कई हफ्तों की भीषण लड़ाई के बाद दोनों देशों ने युद्ध विराम पर सहमति जताई। सेकंड एग्जाम्पल, द ट्रूज अलाउड बोथ साइड्स टू नेगोशिएट अ परमानेंट पीस अग्रीमेंट। इसका मतलब है, युद्ध विराम ने दोनों पक्षों को एक स्थायी शांति समझौते पर बातचीत करने की अनुमति दी। outrage, आउटरेज एक नाउन और वर्ब दोनों के रूप में प्रयोग होता है। इसका अर्थ होता है क्रोध या आक्रोश एज नाउन और क्रोधित करना या उत्तेजित करना एज वर्ब। इस शब्द का उपयोग तब किया जाता है जब किसी घटना, कार्य या बयान के कारण लोग अत्यधिक क्रोधित या आहत महसूस करते हैं। एज नाउन, फर्स्ट एग्जाम्पल, द पब्लिक एक्सप्रेस्ड आउटरेज ओवर द गवर्नमेंट्स डिसीजन। इसका मतलब है, सरकार के फैसले पर जनता ने आक्रोश व्यक्त किया। second example, the brutal crime caused outrage in the community. इसका मतलब है, क्रूर अपराध ने समुदाय में आक्रोश पैदा कर दिया। As a verb, verb forms, outrage, outraged, outraged. फर्स्ट एग्जाम्पल, द insensitive remarks outraged the entire audience. इसका मतलब है, असंवेदनशील टिप्पणियों ने पूरे दर्शकों को क्रोधित कर दिया। सेकंड एग्जाम्पल, द न्यूज ऑफ द अनफेयर ट्रीटमेंट outraged the workers. इसका मतलब है, अनुचित व्यवहार की खबर से मजदूरों में आक्रोश फैल गया। Frankly, फ्रैंकली एक एडवर्ब है जिसका अर्थ होता है ईमानदारी से, स्पष्ट रूप से या साफ साफ। इस शब्द का उपयोग तब किया जाता है जब कोई व्यक्ति बिना किसी झिझक या संकोच के सीधे और स्पष्ट रूप से अपनी राय या विचार व्यक्त करता है। फर्स्ट एग्जाम्पल इज, फ्रैंकली आई डोंट थिंक दिस प्लान विल वर्क। इसका मतलब होता है, ईमानदारी से, मुझे नहीं लगता कि यह योजना काम करेगी। सेकंड एग्जाम्पल, शी स्पोक फ्रैंकली अबाउट हर कंसर्न्स रिगार्डिंग द प्रोजेक्ट। इसका मतलब है, उसने प्रोजेक्ट के बारे में अपनी चिंताओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया। convoy, कन्वॉय
एक नाउन और वर्ब दोनों के रूप में प्रयोग होता है। इसका अर्थ होता है काफिला एज नाउन और काफिले के रूप में सुरक्षा प्रदान करना एज वर्ब। इस शब्द का उपयोग तब किया जाता है जब किसी समूह, विशेषकर वाहनों या जहाज़ों का समूह, एक साथ यात्रा करता है और अक्सर सुरक्षा के लिए सैन्य या अन्य सुरक्षा बलों के संरक्षण में होता है। As a noun, first example, the military convoy moved through the desert. इसका मतलब है सैन्य काफिला रेगिस्तान से होकर गुजरा। Second example, a convoy of trucks was transporting relief supplies to the flood-hit areas. इसका मतलब है ट्रकों का एक काफिला बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री पहुंचा रहा था। As a verb, verb forms convoy, convoyed, convoyed. First example, the Navy convoyed the merchant ships through the dangerous waters. इसका मतलब है नौसेना ने व्यापारी जहाजों को खतरनाक जलक्षेत्रों से सुरक्षा के साथ पार करवाया। Second example, the VIPs were conveyed to the event with heavy security. इसका मतलब है VIP को भारी सुरक्षा के साथ कार्यक्रम स्थल तक पहुंचाया गया। 1. What does it mean when someone insists? A. They suggest something softly. B. They refuse to change their opinion or action. C. They ignore a problem. D. They accept defeat gracefully. Correct answer, B. They refuse to change their opinion or action. 2. What does it mean to scorch something? A. To burn the surface of something. B. To cool something down. C. To freeze something quickly. D. To repair something. Correct answer A. To burn the surface of something. 3. Showing mercy means A. Offering help when needed. B. Forgiving someone or showing compassion. C. Ignoring someone in need. D. Celebrating someone's victory. Correct answer, B. Forgiving someone or showing compassion. 4. A bandit is A. A type of bird. B. A person who commits robbery. C. A soldier. D. A musician. Correct answer, B. A person who commits robbery. 5. Which of the following best explains the usage of bastard? A. A term of endearment. B. A derogatory term for an illegitimate child. C. A description of a good friend. D. A word for a stubborn person. Correct answer, B. A derogatory term for an illegitimate child. 6. A quarrel is A. A type of bird. B. A small argument or disagreement. C. A celebration. D. A formal meeting. Correct answer, B. A small argument or disagreement. 7. A rebel is someone who A. Follows all the rules. B. Opposes authority or control. C. Acts cowardly in the face of danger. D. Supports the government. Correct answer, B. Opposes authority or control. 8. The phrase put on can mean to dress in clothes. True. B. False. Correct answer, true. 9. Get away with means to succeed in avoiding punishment for something wrong. True. B. False. Correct answer, true. 10. Beside means next to, while besides means in addition to. True. B. False. Correct answer, true. 11. In what context would the word outrage be appropriate? A.
When someone is calmly discussing a topic. B. When someone is expressing extreme anger over an injustice. C. When someone is quietly reflecting. D. When someone is laughing at a joke. Correct answer. B. When someone is expressing extreme anger over an injustice. 12. A convoy typically refers to A. A single car. B. A group of vehicles traveling together. C. A crowd of people. D. A parade. Correct answer. B. A group of vehicles traveling together. 13. What is a truce? A. An agreement to stop fighting temporarily. B. A declaration of war. C. A formal apology. D. A peace treaty. Correct answer. A. An agreement to stop fighting temporarily. 14. What does it mean to wreak havoc? A. To cause great destruction or confusion. B. To solve a problem peacefully. C. To build something new. D. To ignore a situation. Correct answer. A. To cause great destruction or confusion. 15. Which of the following best describes something lavish? A. Simple and plain. B. Rich, elaborate or luxurious. C. Poor and shabby. D. Small and insignificant. Correct answer. B. Rich, elaborate or luxurious. 16. What does petty mean when describing someone's behavior? A. Generous and forgiving. B. Caring and considerate. C. Insignificant and narrow-minded. D. Kind and compassionate. Correct answer. C. Insignificant and narrow-minded. 17. What does the word feud mean? A. A prolonged and bitter quarrel or dispute. B. A brief conversation. C. A friendly discussion. D. A legal agreement. Correct answer. A. A prolonged and bitter quarrel or dispute. 18. If someone is agitated, they are likely A. Calm and relaxed. B. Extremely happy. C. Nervous or upset. D. Bored and uninterested. Correct answer. C. Nervous or upset. 19. If someone is asked to spare something, what are they being asked to do? A. Keep it all for themselves. B. Give or lend something that they can afford to part with. C. Throw it away. D. Hide it from others. Correct answer. B. Give or lend something that they can afford to part with. 20. If something is contrary to popular belief, it is A. In agreement with common ideas. B. Opposite to what is commonly thought. C. Unrelated to popular opinions. D. Supporting common views. Correct answer. B. Opposite to what is commonly thought. 21. If you get used to something, what are you doing? A. Avoiding it at all costs. B. Becoming familiar or comfortable with it. C. Rejecting it completely. D. Forgetting about it. Correct answer. B. Becoming familiar or comfortable with it. 22. What does it mean to bear something such as a burden or pain? A. To ignore it. B. To carry or endure it. C. To pass it on to someone else. D. To eliminate it completely.
Correct answer. B. To carry or endure it. 23. A wound refers to A. A small harmless cut. B. A physical injury, especially one in which the skin is cut or broken. C. A psychological feeling of hurt. D. A verbal argument. Correct answer. B. A physical injury, especially one in which the skin is cut or broken. 24. To rebel means A. To comply with all rules. B. To rise in opposition or armed resistance. C. To remain neutral in a conflict. D. To support the status quo. Correct answer. B. To rise in opposition or armed resistance. 25. A summons for an audience typically means A. An invitation to attend a public event. B. A formal request or order to appear before someone of authority. C. A general announcement made to the public. D. A casual meeting with friends. Correct answer. B. A formal request or order to appear before someone of authority.